लेक्चर 69 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। सबसे पहले थोड़ी सी बात हो जाए सिर्फ टर्म टेस्ट में क्या कुछ था उस पर, फिर इसकी डिस्कशन होपफुली कल से शुरू करेंगे। आज तो टाइम नहीं मिला क्योंकि आज बहुत टाइम इस प्रैक्टिस में ज़ाया हुआ। बच्चे चेक हो रहे हैं, बच्चों की क्लास हो रही है, बिस्टी प्रोग्राम, तो इस वजह से आपके यहाँ जो है वो मुजरिम कम है, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए गुस्सा भी ज़्यादा था, क्लास भी ज़्यादा थी उनकी हुई, ठीक है। लेकिन अमेजिंगली उनकी हाइब्रिड में फीमेल स्टूडेंट्स ने सब ने टेस्ट दिया हुआ था, यानी कि और उनके हाइब्रिड जो मेल स्टूडेंट्स थे उनमें 3-4 थे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था। यानी कि ये अब थोड़ा आइडेंटिफाई हुआ इस टेस्ट के अंदर पढ़ने वाली क्लास कौन कौन सा पोर्शन है। फिजिकल, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2 कौन पढ़ने वाले हैं, कौन टरखाने वाले हैं, सब सामने आ गया है, सब सामने आ गया। रोजे रोशन की तरह मुझे अय्यां हो गया है। पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट 3 नंबर का ए पार्ट। दूसरा ज़ल्मी ट्रेडर्स। ज़ल्मी ट्रेडर्स, पेशावर ज़ल्मी लिखने लगा था फिर ज़ल्मी लिख दिया, ठीक है, जो जीते थे क्रिकेटर, ठीक है। तो असल में यहां पर कैश बेसिस पर उन्होंने काउंटिंग की हुई थी, हमने एक रूल पे कन्वर्ट करना था। और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पहले 1 महीने के एंड पे था। पता नहीं कितनों को यह समझ आई, पता नहीं कितनों को ये समझ आए कि मिसाल के तौर पे पूरे साल का रेंट पे कर दिया जनवरी में, लेकिन जो एंट्रीज मांगी है ना वो 31 जनवरी 16 की, यानी पहले महीने के, यानी यूं समझ ले पहले महीने के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे थे। ये करेक्शन ऑफ एरर प्लस एक्रूवल था, ठीक है, प्योरली। उसके बाद ये सवाल है, ये कैसा लगा सवाल? बहुत आसान था। सिर्फ आप कहेंगे जी आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट पढ़ाया ही नहीं। क्यों, तुम लोगों ने इंट्रो में नहीं पढ़ा हुआ? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है। ऐसे मत करो, मैं कान के नीचे दूंगा एक और दोनों इकट्ठे हो जाओगे ऐसे। क्यों 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 आपने नहीं पढ़ा था? मैंने तो इसकी डिस्कशन करनी है तो पढ़ाना है। लेकिन मेरे ख्याल में आईकैप भी इतनी इजाजत लेता है कि इंट्रो में जो पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। और उसके टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पूरा सवाल 10 नंबर का देगा आपको, बैड डाउटफुल डेट का पूरा सवाल देगा 10 नंबर का, बीआरएस का 12 नंबर का। उसका मतलब यही होता है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं यूज हो सकते हैं। पता नहीं कहां सोए हुए हैं आप लोग। बाकी सवाल के अंदर कोई जान नहीं थी, क्या ख्याल है? ये आईकैप रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, मैंने कहा बता दूं। उन्होंने 8 नंबर का दिया था, मैंने 6 कर दिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत आसान लगा। तो आप अपने लेवल को साथ साथ चेक भी कर रहे होते हैं। तो आईकैप पास पेपर्स एक ऐसा थ्रेश होल्ड, एक ऐसी कसौटी है, ठीक है, जिसको देखकर हम ये कह देते हैं कि ठीक है जी हमारी तैयारी भी गुजारे की चल रही है, ठीक है। देन वाज बुंदू खान, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इतना लेंथी नहीं था, 8 नंबर वर जस्टिफाइड। फिर SCCL था। इसमें एक लफ्ज ने बच्चों को परेशान किया, पता नहीं क्यों। वो प्रॉफिट्स जो भी अप्रोप्रिएट नहीं हुए हैं वो वही प्रॉफिट्स हैं जो पड़े हैं, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम है, ठीक है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स को अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स, या इस तरह कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर ले, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, नजर भी इक्विटी में आ रहा है, एक कैपिटल है दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स ही होगा, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेना चाहिए था। किसने रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं कहा और गलत कर दिया सवाल, वो हाथ खड़ा करें। लिख के काट दिया था, लिख के काट दिया था। वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है यार खड़े हुए बच्चों को देखकर ना। उसके बाद अच्छा, बाकी सवाल में कोई जान नहीं थी, यह सवाल आपने अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। और यहां पे सिर्फ ऑडिटेड अनऑडिटेड लिखा हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये MCQs थे, कैसे थे? आसान थे। MCQs होते ही आसान है, आपको बस अल्लाह हिदायत दे और समझाए। हम जो टॉपिक तैयार करते हैं उसके MCQs आप ही तो करते हो, मैं तो बस डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे IS 1 के आज नहीं हुए, ठीक है, टाइम नहीं मिला, थ्योरी पूरी कर ली हमने, कोई चैप्टर में सिर्फ MCQs रह गए। बातें मत करें बेटा प्लीज, आपस में प्लीज बात करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वाओ, दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस वाज अ हैवी क्वेश्चन एक्चुअली, इट मे हैव बीन अराउंड 15 मार्क्स, 13 तक, ये 15 का भी हो सकता था, लेकिन इतना की था, बट सवाल अच्छा था। अब जाहिर सी बात है कुछ टफ क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। ऐसे आप कहें कि बस देखो आईकैप का जो पर्चा होता है ना बच्चों, आईकैप का जो पर्चा होता है उसके अंदर यही अप्रोच होती है, यही थीम होता है। 30% तक आसान होता है, 30% मुश्किल और 30% बहुत मुश्किल, ठीक है। आपने आसान में अच्छे नंबर अबव 80-90% लेने होते हैं, मुश्किल में भी 60-70% और बहुत मुश्किल में भी पासिंग मार्क्स लेने का तरीका आपको सिखाया हुआ है। तो ऐसे आप परफॉर्म करते हैं, तो उसी तरह का पर्चा था। तो ये सवाल कितने बच्चों को अच्छा लगा? अच्छा लगा कुछ को? अच्छा जी, चलें, अच्छा सवाल भी होना चाहिए।
उसके बाद गाजी, ये गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे। नोट बनाने थे दो, जो अपने इस्तेमाल वाली प्रॉपर्टीज थी वो पीपी के नोट में गालिबन एक थी, और जो दूसरी दो थी वो इन्वेस्टमेंट। अलग अलग नोट, इकट्ठा नोट नहीं बन सकता, ठीक है। ओके, वैसे आपको एक बात बताऊं, ये भी आई कैट की लेटेस्ट अटेम्प्ट थी। ओके, अच्छा जी, तो ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 1 by 1। अभी तो सिर्फ एक रिव्यू आया कि जी ये तो कितने बच्चों को लगता है पास हो जाएंगे इंशाल्लाह? वाह, होना भी ऐसे ही चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। 45% से नीचे मार्क्स लेने वालों को एक हफ्ता खड़ा रखा जाएगा, चपेड़े नहीं मारी जाएंगे। कुछ भी करते हैं यार तुम ऐसे चुप। अच्छा जी, प्लीज कितने बच्चों ने ये जो रीड ओनली कहे थे इनको रीड किया? कुछ साइजेबल पोर्शन है, चलो 10-15 है। चले, इसमें से आप जिस चीज को सिर्फ पढ़ना काफी था वो मैं और कहूंगा ठीक है, बाकी में जो पढ़ाना है मैं पढ़ाता हूं। जरा क्विकली इसको देखते हैं, पेज नंबर 362 ओपन करें, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। लेकिन एमसीक्यूज की डिस्कशन इसलिए नहीं की, मैंने ना क्लास से निकाल देना आप लोगों को। एमसीक्यूज की डिस्कशन इसलिए नहीं की क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन था, CWIP था, उसको पूरा किया कंप्लीट, और फिर क्वेश्चन बैंक 1 का मैंने जो वर्किंग 1 होती है वो करवा दिया था, और फिर होमवर्क में उसको दिया कि ट्राई करके। जाहिर सी बात है कल वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तुमने भी टेस्ट नहीं दिया यार, तुम गोली मार देनी चाहिए पैनाडॉल की इन सबको, पर वो मिल ही नहीं रही आजकल, क्या करूं। नहीं मिल, ऐसे तो मुझे भी मिल गई है, ठीक है। अच्छा सुने, फरनैल की, फरनैल क्या होता है? फिनाइल होता है, फरनैल। खामोश खामोश प्लीज भाई, प्लीज बाजी, प्लीज प्लीज सारे चुप कर दे, सुन लें। हाइब्रिड वाले भी चुप। क्या देख रहे हो पीछे? मैं क्या क्या, ये मेरी मर्जी की बात है, तुम्हारी मर्जी की बात है? मुझे शर्म आ रही थी इस बात से, तुम्हें आ रही है ये बात करते हुए शर्म? तो खुद देखो ना। अच्छा जी, ये भी आपस की बात है हमारी, उसे पता है, मुझे पता है, अल्लाह को पता है, आप लोगों को क्या तकलीफ है, हमारी आपस की बात है। तो तुम बस देखो ना किससे बात कर रहा हूं जी। अच्छा जी, ओवरव्यू बता दिया था, पढ़ा दिया था। लर्निंग आउटकम 2 सिर्फ रीड ओनली ही था। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस में पढ़ना था इसको, चेंज इन इक्विटी में क्या होता है। हाँ, यहां पर 1-2 बातें मुझे बतानी थी। एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन स्टेटमेंट इन इक्विटी में इंक्लूडेड होता है शेयर कैपिटल इश्यू होना, ये नजर आता है। रिडेम्पशन अगर हो जाए ड्यूरिंग द ईयर, जो सिलेबस से निकल गया आपके, लेकिन रिडेम्पशन का मतलब बता दिया आपको। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर्स, IAS 8 में ये काम हमने कल कर भी लिया है। 3 में खड़े थे, चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी 3 और 2 की, लेकिन 1 की गलती भी थी, तो ओपनिंग 2 बार लिखा था। चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए आए हैं, टॉपिक पूरा खत्म करके आए हैं, कभी ओपनिंग 2 बार नहीं लिखा था एक डेट का। लेकिन IAS 8 की एप्लीकेशन क्या आई चेंजेस इन इक्विटी में कि ओपनिंग 2 बार आ गया, ठीक है ना। प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट डालने से प्लस प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके डाला, ये IAS 8 की एप्लीकेशन ही तो थी। अब हमने कल देखा था, जो आज पूरा करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। आज देखेंगे प्रायर ईयर एरर की करेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन इक्विटी आपको इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी दिखाती है, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट में दिखाया था, ठीक है ना। और करंट ईयर में भी प्रॉफिट चेंज हो गए थे, रीस्टेटेड भी लिखा था, और करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर्स भी दिखाती है, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट करंट ईयर में आपको पता है हम करते हैं, आज के सवाल में है। उसके बाद डिविडेंड्स हैं, गेन्स एंड लॉसेस रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड प्रॉफिट और लॉस। ये आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस क्या भला होती है? ऐसे ना करो, बताया था, ऐसे ना करो। तो आउटसाइड प्रॉफिट लॉस में आपके सिलेबस में सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस है, जो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी में आता है, आपको पता है। गेन आए पॉजिटिव जाता है, लॉस आ जाए नेगेटिव आता है, और जाके उसको चेंज इन इक्विटी में भी खा जाता है। सवाल किए हुए हमने इस तरह के, ठीक है। फिर डिविडेंड है, बोनस शेयर्स हैं। उसके बाद ठीक है जी, इसमें जो बताने वाली बात थी वो यही थी, बाकी आपने रीड किया। नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 के अंदर ट्रांजैक्शन विद ओनर्स पढ़ा आपने, शेयर कैपिटल आफ्टर EPS टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आपको पढ़ा दिए थे, प्रेफरेंस शेयर्स। असल में ना हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल और रिडीमेबल 2 तरह के होते हैं, EPS में पढ़ना है। फिर डिविडेंड इनका क्यूमुलेटिव भी होता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी होता है, वहीं पे जाके बताना है। तो वहां पे जाके फिर प्रैक्टिकली वो चीजें अप्लाई होंगी तो ज्यादा अच्छी समझ आएंगी, ठीक है ना। तो जो चीजें पेंडिंग करते हैं किसी टॉपिक के लिए, उस टॉपिक में जाके वो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स जहां पे भी जिक्र हो रहे हैं, रिडीमेबल हैं चाहे इररिडीमेबल हैं, वो सारे के सारे
हम इंशाल्लाह ईपीएस में पढ़ लेंगे, तो फिर यहाँ पे आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। फिलहाल उसको पेंडिंग किया हुआ है, चाहे किसी एमसीक्यू में वो आया तो मैंने कहा उसको पेंडिंग कर दें, चाहे किसी थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। शेयर प्रीमियम मैंने पढ़ के देखा है, बिल्कुल सिंपल बात थी। कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है? सिंपल ही थी ना, जिसको मैं सिंपल कह रहा हूँ। कहीं पे आप मैं सिंपल कहूँ तो इससे ये नहीं कहना कि सर ने सिंपल कह दिया तो नहीं 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 भाई, आपको सिंपल नहीं लग रहा तो आप जो है वो दोबारा से इसको दोबारा से पूछ सकते हैं, नो इशू। रिडेम्पशन, बाय बैक कर लेना कंपनी का अपने ही शेयर्स को, ये रिडेम्पशन कहलाता है शेयर कैपिटल की, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, एग्जांपल हमने काट दी थी। कितने बच्चों ने घर जाके आई केयर की एग्जामिनेशन गाइडेंस पढ़ी थी? हाथ खड़ा करें डाउनलोड करके, 2 4 5। चलें कुछ सबूत के तौर पे बता तो सकते हैं। लिखा हुआ था उसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के टॉपिक में, रिडेम्पशन इज नॉट एग्जामिनेबल, पढ़ लिया था, यही नहीं पढ़ा। पहला सफाई वही होता है FAR 1 का, सबसे पहले तो वही पढ़ा होना है आपने, यही एक लफ्ज नहीं पढ़ा हमने। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है जी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब ये 2 तरह का था, आपको बताया था, अगर ड्यूरिंग द ईयर, मिड ईयर, आफ्टर हाफ ईयर, ठीक है, कंपनी माइट पे डिविडेंड, याद है, और एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी माइट प्रोपोज फाइनल डिविडेंड। इधर देखो फर्क, पे इंटरिम और प्रोपोज फाइनल। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे ये हम मिसाल के तौर पे खड़े हैं 2021 में, 2020 में खड़े हैं, तो 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंटरिम ऑफ 20 तो आ सकता है, फाइनल ऑफ 20 प्रोपोज होता है और पे जाकर होता है 2021 में, ठीक है। यही सिखाया था ना। अब इसमें एक बारीकी है, जो बारीकी आपने FAR 2 में जाके पढ़नी है। IAS 10 एक टॉपिक है, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट के टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट जाके आप पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इसकी नहीं है, लेकिन समझा मैं देता हूं। आपने 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और उनको बनाकर भेजा यूजर को। डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड प्रपोज किया होता है उसको, जिसको शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करना होता है एजीएम में आके, एजीएम यहां कहीं होनी है, यहां कहीं, एजीएम यहां कहीं पर जब होनी है, उस एजीएम में आके शेयर होल्डर्स ने जिस डिविडेंड को अप्रूव करना है वो रेकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स। अब वो जो रेकमेंडेशन है वो कहां पे, फोन करके बताते हैं उनको? नहीं, मीटिंग में भी नहीं बताते, बल्कि वो ईमेल भी नहीं करते, बल्कि वो उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो 20 वाली भेजी है उसमें लिख कर बताते हैं। एंट्री नहीं की हमने 20 के फाइनल डिविडेंड की, एंट्री 20 में नहीं होगी, लेकिन 20 में मस्ट डिस्क्लोज करेंगे कि डायरेक्टर्स ने इतना डिविडेंड प्रपोज किया है। फाइनल स्टेटमेंट भेजी, भाई आप अब आए एजीएम में और आके इस पर डिस्कशन करें, वो फिर आते हैं और उसको अप्रूव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल डिविडेंड उसूल वही है आज भी। भाई ये पीछे वाले भाई को आगे आ जाओ, भाई इस तरफ आ जाओ, भाई इधर आ जाओ मेरे दोस्त, वहां पे क्यों खड़े हो इतने नाराज होकर, इधर सामने आओ, बैग खोलो, भाई पढ़ाई करनी है आज खड़े होकर, ऐसे कैसे? जी, फाइनल डिविडेंड 20 का कभी भी 20 में नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन 20 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनमें एक लाइन लिखी होगी, डायरेक्टर्स प्रपोज्ड या रेकमेंडेड जो भी हो, ठीक है, फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ लेट्स से 15%, ठीक है। अब ये लाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखकर भेजेंगे, प्रपोज किया। अभी इसकी एंट्री नहीं, ये पेमेंट कब होगी? 21 में, जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी बारीक बात है जो FAR 2 के अंदर जाके आपने पढ़नी है और प्रैक्टिकली इसको देखेंगे भी सही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इसको डिस्क्लोज भी करेंगे। लेकिन ये बात यहां पे चूंकि लिखी हुई है मैंने इसलिए आपको बता दी, ठीक है। बात समझ आई है? 20 का फाइनल 21 में ही होगा, जो पढ़ाया वो सही है, लेकिन 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख कर भेज दो कि प्रपोज इतना कर रहे हैं डायरेक्टर, वो फिर अप्रूव होगा 21 में जब एजीएम होगी, और फिर 21 के अंदर ही उसको पे किया जाएगा। एंट्री उसकी 21 में ही आएगी, ठीक है, सही है। जर्नल एंट्री कहां होगी? फाइनल ऑफ 20 की, लेकिन डिस्क्लोजर कहां देंगे? 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक लाइन लिख देंगे, ओके। अब ये पढ़ें, तो इसलिए वो कह रहा था इंटरिम पे होता है, फाइनल प्रपोज होता है, और आगे वो कह रहा है द प्रपोज डिविडेंड इज नॉट अकाउंटेड फॉर। अकाउंटेड फॉर का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री करना। नॉट अकाउंटेड फॉर का मतलब नो जर्नल एंट्री, ठीक है। इंस्टेड इट इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द अकाउंट्स, यानी नो जर्नल एंट्री ओनली डिस्क्लोजर, ओके। जिस साल का होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एंट्री नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा? डिस्क्लोजर। ये मैंने समझा दिया अब आपको, ओके। वैसे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई नहीं, लेकिन चूंकि यहां पर लिखी हुई है बात तो पता होनी चाहिए क्या लिखा हुआ है, किसी एमसीक्यू में ना आ जाए
ठीक है, कि लिखा हुआ है, कहे तो मैंने एमसीक्यू में डाल दे, तो इसलिए बता दिया है। वैसे आपने एफआईआर 2 में इसको पढ़ना है जाके, पूरा एक स्टैंडर्ड है जिस जो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट पे लगता है, जिसके अंदर जो डिविडेंड के बारे में वहां पे जाके कहेगा कि ये लाजमी डिस्क्लोज करने वाली चीज है, इसके बारे में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है उस स्टैंडर्ड के अंदर। ये एक ऐसा डिस्क्लोजर जो मस्ट है, कोई कंडीशन नहीं है उस पर। 20 का डिविडेंड अगर प्रपोज हुआ है तो वो 20 के सेटलमेंट में डिस्क्लोज करना है, ठीक है, ओके। आगे, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिविडेंड आर इनकॉर्पोरेटेड एज अंडर, देखो, इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन statements and equity of same year, and in case of final dividend, the final dividend of current year shall be incorporated in the statement and equity of next year, provided that it has been declared by directors and approved by shareholders in AGM in the current year. Only disclosure in notes is given. ठीक है, ये फ्रेमवर्क ने हमें यही बात कही है, ठीक है जी, और सही है, डन। अगला जो पैरा है, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर से लेकर अगले सफे पे फॉर द पीरियड तक, इसको भी आफ्टर ईपीएस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आफ्टर ईपीएस कह रहा हूं, मैं मुड़ के ना आवा तो तुसी मुड़ आना, पढ़ लेना आके कि हाँ वाकई ये बात समझ आती है हमें जो कही थी, ठीक है यार। वैसे तुम पढ़ने वाले बच्चे हो यार, मुझे बार बार तुम हजम नहीं हो रहे यार, ये दूसरे नंबर वाला यार, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया, तुम बेंच पे खड़े हो जाओ, मैं तो कहता हूँ यार, आज ये जितने यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे खड़े हैं ना, उनका जो टेस्ट ना देने का दुख है वो मुझे अलग से ही होता है। मतलब बेहया नहीं है, हया वाले सब हैं, देखो बात मान के खड़े हैं। कौन आजकल के जमाने में ऐसे किसी की बात खड़े हैं बेचारे उस्ताद के, हया वाले हैं, पर शर्म वाले नहीं। शर्म नहीं आई है, इनके अम्मा अब्बा की कुर्बानी है, उस्ताद की है, फायदा भी इनका है, ना अम्मा अब्बा का ना मेरा। लेकिन नहीं अब ठंड में आए हैं, क्लास तो मैं नहीं छुड़वा सकता, मैं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता किसी आए हुए बच्चे को मैं क्लास में नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, ना मुझसे ये हो पाता है, ना मैं खड़े रहेंगे, ज्यादा गुस्सा आएगा बेंच पे खड़ा कर दूंगा, एक टांग पे खड़ा कर दूंगा, पर पढ़ा जरूर इंशाल्लाह यहाँ पे, या ऑप्शन है चले जाएं, वो तो क्लास किसी वक्त छोड़ सकते हैं, ये तो उनका ऑप्शन है ना, मेरे एंड से तो ये नहीं हो सकता। लेकिन शर्म आती है मुझे ऐसे चेहरों को देखकर जो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो पढ़ने वाले, दुख की दिया। बोनस शेयर्स मैंने पढ़ के देखा था, कोई ऐसी बात नहीं, रीड ओनली है, ठीक है। फिर राइट इशू, फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, सब पढ़ते आ रहे हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, और रिजर्व्स आ गए। ये भी मैंने जबानी बात कर दी थी, लेकिन इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। रिजर्व्स, असल में ना पूरी बात यूं लिखी हुआ करती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। क्या मतलब? ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का फॉर्मेट है आपका, जिसके अंदर शेयर कैपिटल भी होता है और रिजर्व्स, ये बाकी सारे के सारे रिजर्व्स हैं। शेयर कैपिटल अलग है, ये सब ये अबू होता है शेयर कैपिटल, और बाकी सारे बच्चे हैं रिजर्व्स, ठीक है जी। रिजर्व्स ये सारे ही रिजर्व्स हैं, लेकिन इन रिजर्व्स की भी आगे फिर दो नस्लें चलेंगी, ठीक है। ये रिजर्व्स भी दो तरह के हैं, ठीक है जी, यानी शेयर कैपिटल के दो बच्चे हैं और फिर उनके आगे दो दो बच्चे हैं। ये बताओ, जो रिजर्व्स ऐसे हैं जिनसे कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, वो शेयर कैपिटल के बड़े बेटे कैपिटल रिजर्व्स हैं, जैसे शेयर प्रीमियम, जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये दोनों ऐसे रिजर्व्स हैं जिनसे कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। अभी याद करना, इसके बाद मैंने इशू कॉस्ट, बल्कि एंड पे आ ही जाएगा जी। शेयर प्रीमियम से बोनस इशू हो सकता है, या आज अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, इशुएंस कॉस्ट वहां डाल सकते हैं, लेकिन शेयर प्रीमियम से कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ऐसे ही रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं शेयर कैपिटल के, ये दोनों बच्चे शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये दोनों बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनसे कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इनको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व, बड़े बच्चे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिनसे कैश डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ दीज, ठीक है जी। तो जिन रिजर्व्स में से कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके उनको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व्स, और ये ऐसे रिजर्व्स हैं जिनसे कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप कहोगे जनरल रिजर्व से कैसे? भाई जनरल रिजर्व से पैसे निकाल के वापस रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दो और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, तो हो सकता है ना, ठीक है। तो ये ऐसे रिजर्व्स हैं जिनसे कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो इन रिजर्व्स को कहा जाता है रेवेन्यूई रिजर्व्स, ठीक है। ये ऐसे रिजर्व्स हैं, कैसे रिजर्व्स हैं? ऐसे रिजर्व्स हैं, कैसे रिजर्व्स हैं? ऐसे रिजर्व्स हैं जिनसे कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कैश डिविडेंड
कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, बाकी वो चेंजिंग इक्विटी का फॉर्मेट है ना अपना, ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर आगे चीजें चलती हैं, फिर क्लोजिंग, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जो ऊपर हेडिंग चल रही होती थी ना कॉलमनर फॉर्म में, इसके बारे में ये थोड़ी सी डिस्कशन है, इसको नोट कर लीजिए, पिक्चर ले लीजिए। कौन कौन थक गया जो खड़े हैं उनमें से? अच्छा, किस किस को शर्म आ रही है? खड़े रहो फिर। मैं चाहता हूं कि तुम एक हफ्ता पूरा खड़े होकर पढ़ोगे, जिंदगी में कभी टेस्ट नहीं छोड़ोगे इंशाल्लाह। और जब इसको नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी में कभी वो फेलियर का मूवी इंशाल्लाह नहीं देखोगे, ईमानदारी से टेस्ट दोगे, तो फिर ऐसे होता चला जाएगा। तो फिर ये खड़ा होना इंशाल्लाह दूर रस नताइज लाएगा। तो अगर मैं किसी को बिठा दूं तो उसके हाल पे तरस खाना, ओहो वो बेचारे की तो सही से जो है वो क्या कहते हैं उसको, तरबियत ही नहीं हो सकी, वो बेचारा तो रह गया है। शुक्र है हमारी हो रही है, हर हाल में शुक्र, अल्लाह ने टांगे दी जिस पे खड़े हैं, शुक्र। ठीक है, ओके भाई, नोट करना था पिक्चर लेकर, पता नहीं क्या करी जा रहे हो तुम, जल्दी करो, अब टाइम कम है, इसलिए तो क्वेश्चन बैंक 1 पूरा नहीं हो सका। अभी तो मैंने छोड़ दिए थे MCQs, वरना क्वेश्चन बैंक 1 का मुंह भी ना देखना नसीब होता, लेकिन असल में IS 8 शुरू हो गया तो मैं चाह रहा था कि वो जरा चलता रहे। जी बच्चों, कितने बच्चों ने इसको घर पे पढ़ा था? ये कुछ ऐसी ही बात है, कुछ ऐसी ही बात है। चलो फिर मैंने नहीं पढ़ा, अच्छा अभी पढ़ लेते हैं। ओके जी, reserves are of two types, capital or revenue. Capital reserves are statutory reserves which a company is required to set by law and which are not available for distribution. Share premium, revaluation, contingency. Revenue reserves, the general reserves, are not statutory reserves consisting of profits which are distributable as dividend at the discretion of company. Profits are transferred these reserves by blah 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 and blah 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 and blah blah blah। ये सारी एंट्रीज आपको आती थी। ये एंट्रीज मैंने ना कल जज्बात में आके एंड तक लाइन लगा दी थी, लेकिन ना वो असल में आखिरी एंट्री पे ना नंबर मिस हुआ था, तो वो एंट्री हमारी है, वो भी मिस होगी साथ ही, ठीक है ना। तो एंट्री नंबर 10, 11, 12, 13 ये आपके सिलेबस से अब निकल चुकी हैं, ठीक है, ये नोटिस हैं, ठीक है। और नीचे वाले जो अंग्रेजी लिखी हुई है वो भी उसी से रिलेट करती है, वो भी नोटिस है, ओके। अब रहेगी इश्यू, शेयर इश्यू की कॉस्ट। मैं इसको ले गया था वहीं पे जहां पे हमारी वो सारी बातें चल रही थी, उसके अंदर जाके मैंने इश्यूएंस की एंट्री आपको सिखाई। पहली बात, शेयर्स इशू करने पर कोई कॉस्ट आ सकती हैं क्या? जी बिल्कुल, शेयर इशू करने हो तो बहुत सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उसके लिए किसी लीगल एडवाइज़र को हायर कर लेते हैं, किसी वकील को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो अपनी फीस लेगा। फिर उसके बाद बहुत सारी स्टैट्यूटरी फीसेज होती हैं, लॉ के अंडर कुछ फीसेज होती हैं, वो भी आपको भरनी पड़ती हैं, वो भी कॉस्ट्स हैं। और इस तरह की और बहुत सी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती हैं जिनको आप इशू कॉस्ट कह सकते हैं फॉर इक्विटी, यानी अगर शेयर्स इशू ना करते तो ये कॉस्ट भी इनकर ना होती, ठीक है। सही है, सब कायम हो, खड़े रह सकते हो? हाँ, गिरने वाला कोई हो तो हाथ खड़ा करे, जो गिरने वाला है वो हाथ खड़ा करे। गिरने वाले हो तुम, सबसे फ्रेश नजर आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हो कि मैं गिरने वाला हूँ? इसमें सबसे एंड पे भी आए हो तुम, नहीं एंड पे एक और आया, सचमुच गिरने वाले नहीं? देखो ना, फिर अब चेहरा बताते हैं। और कोई जो गिरने के करीब हो गया वो है? ये आप इसके वकील ना बनो, अपना बताओ तुम्हें क्या है। तुमको मैं हिम्मत में हूँ, मैंने पास करना है सीए को, हर पर्चे को, और इसको भी एसी अटेम्प्ट में, इसलिए मैं तो खड़ा होकर अपनी सजा भुगतूंगा। और जज्बात में आके ऐसे बच्चे भी खड़े हो जाएंगे क्लास में जिनको मैं शायद बिठा चुका हूँगा, वो कहेंगे नहीं नहीं हम भी ये सजा लेंगे, हमें भी पता लगे कि कितने 100 है। अच्छा, तो इशुएंस ऑफ 5 है शेयर्स इशू करने पर मतलब ऐसी कॉस्ट जो हम शेयर्स इशू ना करते तो होती ही ना, उनको इशुएंस कॉस्ट कहेंगे। अब वो इशुएंस कॉस्ट है, एक्सपेंस है, खर्चा है, उसकी एंट्री होती है, सिंपल एंट्री होती है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं और अकाउंटेंट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि देखें भाई, ये जो एक्सपेंस है, ये जो भाई ये जो एक्सपेंस है, ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट शेयर्स इशू करने की वजह से आई है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन एक्सपेंस चार्ज करना मुनासिब नहीं है, बल्कि जिस चीज़ की ये कॉस्ट है उसी को चार्ज करो। हमने कहा कॉस्ट तो ये इक्विटी इशू करने की है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर इक्विटी को ही चार्ज कर दो। तो हमने कहा इसका मतलब हम
यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ाने से प्रॉफिट ही कम करना था ना, तो वही प्रॉफिट्स हमारे पास इक्विटी में कहाँ पड़े होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो इसका मतलब हम अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, हम इसे, ये इतना गुस्से वाला नहीं तो ना यार, कहाँ गया यार, ये जी। तो इस एक्सपेंस को हम, ठीक है, कहाँ चार्ज कर दिया करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को। अब रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो तो मतलब प्रॉफिट्स ही कम हुए हैं, एक्सपेंस ही चार्ज हुआ है। तो इशुएंस, शेयर इशुएंस की जो कॉस्ट होती है, इक्विटी इशू करने की जो कॉस्ट होती है, उसकी एंट्री हुआ करती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, यहां पे भी कॉर्पोरेट लॉ ने कहा है, अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ये है कि शेयर प्रीमियम को जैसे बोनस के लिए यूज करते हो वैसे इसके लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि शेयर प्रीमियम का और कोई इस्तेमाल तो है नहीं। तो आपके सिलेबस में यही दो चीजें हैं जो शेयर प्रीमियम में से भी इशू कर सकते हैं अदर देन रिटेन्ड अर्निंग्स। एक है बोनस शेयर्स इशू करना, दूसरा इशुएंस कॉस्ट को। तो और के साथ ये एंट्री शेयर प्रीमियम में भी हो सकती है, शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट। अगेन दोनों एंट्री सही हैं, अगेन दोनों पे पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए किसी सोल्यूशन में अगर आपकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स वाली हो, अदर शेयर प्रीमियम वाली हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में नंबर मिलेंगे। अगली बात, वही वाली बात, अगर सवाल एक्सप्रेसली कह दे इशुएंस कॉस्ट को शेयर प्रीमियम में से निकालना है, तो फिर आपके लिए मजबूरी है दूसरी वाली एंट्री करना। और तीसरी बात, सेम वही वाली बात के मिसाल के तौर पे आपके पास शेयर प्रीमियम में पड़ा है 50 रुपये, रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़ा है लेट्स से 780 रुपये। ठीक है, और आपने इशू कॉस्ट इनकर की लेट्स से 110 रुपये। अब शेयर प्रीमियम में 50 पड़ा है, वो निकाल के बाकी 60 रिटेन्ड अर्निंग से भी निकाल सकते हो अगर शेयर प्रीमियम यूज कर रहे हो। तो ये सारी बातें बिल्कुल बोनस इशू जिस तरह से हैं, जिस तरह से उसमें थी, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है ना, ओके। तो ये एक नई चीज आज हमने पढ़ी, इसकी पिक्चर भी ले लें। जैसे ये दो चीजें अभी तक शेयर प्रीमियम को हिट कर सकती हैं, वरना शेयर प्रीमियम नहीं हिलता। एक बोनस इशू के लिए यूज कर लो, दूसरा इशू कॉस्ट के लिए यूज कर लो। ठीक है, ओके, नोट करें, मतलब पिक्चर ले। पिछली क्लास में आपसे ज्यादा बच्चे खड़े थे और उनको मैंने आखिरी 15 मिनट बिठा दिया था। तो आप लोगों को मैं डिस्काउंट देता हूं, 20 मिनट पहले बिठा दूंगा। डन होगा, ठीक है। अब सिर्फ आपने मजीद आधा घंटा खड़े रहना। नहीं, वो बच्चे ज्यादा थे, गुस्सा ज्यादा था। उसमें 115 बच्चों ने टेस्ट दिया है, आपकी क्लास में 155 ने टेस्ट दिया है। तो लीड भारी है, गुस्सा कम है। बस ये पढ़ने वाले इसमें ना खड़े होते ना, तो शायद जो ना पढ़ने वाले रूटीन के आदि मुजरे में उनको बिठा ही देता, तो गुस्सा उन पे ज्यादा होता है। लीगल है, इलीगल क्यों है रिडेम्पशन? बाय बैक ऑफ शेयर्स लीगल है, कहता इलीगल है। अच्छा, अब चलते हैं हम, ये बात होगी इशुएंस। अब ये एंट्री देख भी लो जाकर, ये एंट्री हमारे चेंज इन इक्विटी के चैप्टर में जहां पे हम थे, ये एंट्री उन्होंने शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है, तो ये एंट्री गलत नहीं होगी। शेयर प्रीमियम कॉस्ट इफ शेयर प्रीमियम डज नॉट, अच्छा ये दो एंट्रीज बनती थी जी, इसको ना सही कर लेते हैं। असल में ना ये पता नहीं ऊपर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सिलेबस से निकल गया तो इस जगह को हम इस्तेमाल ही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। इशू कॉस्ट इफ शेयर प्रीमियम, सवाल जो आई कैप लिखना चाहता हूँ इस तरह से था, शेयर प्रीमियम डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी एंट्री बनेगी ये वाली, रिटेन्ड अर्निंग्स वाली। इशू कॉस्ट इफ शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट, नेशन नीचे दी हुई है। अच्छा, वो ऊपर वाली एंट्री भी हम काट के, हो वाह जी वाह, ऐसे ही मैं एड्डा औखा हो रहा हूं। ये कटा ही रहना चाहिए, सॉरी जी, ये नरेशन है, मुझे लगा हेडिंग्स है। असल में ना ये भी एंट्री पड़ी थी, असल में यहां तक रोकना था। और ये ना 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 आपने काटा होगा, मैंने तो देखो, मैंने कहा था इस तरह से काट दो, ये देखो है ये। अच्छा, ये ऊपर वाली एंट्रीज ना है, नीचे वाली हाँ है, नंबर्स मिस्ड थे जी। ठीक है, तो ये 14 है और ये 15 है जी, सही हो गया। लो भाई, अच्छा अब चुप करके नोट कर लो, बहुत ही गल्ला ना करो। कंट्रोल जी तो मैं तो रबर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये नरेशन, ठीक है जी, ओके। लेकिन आपको क्या जरूरत है, अगर इसे यहां से ना भी पढ़ें तो आपको मैंने नोट करवा दी एंट्री और के साथ। ठीक है, असल में ना अच्छी प्रैक्टिस ये है कि शेयर प्रीमियम पढ़ा हो
तो बोनस इशू हो या इशू कॉस्ट हो, उसको पहले शेयर प्रीमियम से निकालें। तो अच्छी प्रैक्टिस है। हो सकता है किसी वक्त में जाकर मेरे को बस लाजमी पहले शेयर प्रीमियम यूज कर लिया करो, लेकिन तब तक नहीं जब तक अच्छी तरह से मुझे भी लगता है कुछ पक्का एंट्रीज को जब याद कर लेंगे ना, तो फिर एक एंट्री इस तरह करनी उस तरह करनी, वो आपके लिए कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो बहरहाल प्रैक्टिकली जिंदगी मैंने कहा जब भी आपको शेयर प्रीमियम पड़ा हो और बोनस इशू या इशू कॉस्ट आए तो उसको शेयर प्रीमियम में से निकालना। खुश होंगे आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले यूजर्स के। अच्छा समझदार अकाउंटेंट था, अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस उसने इस्तेमाल की। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन लाजमी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी IAS 8, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर IAS 8, ये हमारा इन प्रोसेस है। इसको लिख लो, ये IAS 8 के 1-2 दिन और आज का दिन कल का दिन गुजरने, तो उसके बाद ये भी आप आगे पढ़ सकते हो, फिर कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कल मैंने आपको एरर करेक्शन नोट भी पढ़ा देना है, आज तो चेंजिंग पॉलिसी का नोट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट आपने पढ़ लिया होगा, बाकी अब रह गए हैं MCQs। तो होमवर्क 1 अभी भी क्या है, स्टेटमेंट चेंजिंग इक्विटी के टॉपिक के MCQs। मोबाइल लेस आधे घंटे का काम, मोबाइल लेस आधे घंटे का काम है। ये 20-30 MCQs जो पढ़े हैं ना, जितने भी हैं, ठीक है, ये होने छोटे छोटे MCQs हैं। मोबाइल्स को साइड पे रखें, आधे घंटे में ये सारे MCQs आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, जितने आधे घंटे में हो जाए मोबाइल साइड पे रख के बस वो कराना, और बताओ। ठीक है, इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे। असल में ना पता है बच्चों, आप लोगों को ये पता नहीं है, बात सुने, कि आप लोग घर पे जाके जो पढ़ते हैं ना, बेटा बड़ी अहम बात कर रहा हूं, सब सुने। जब घर पे जाके आप पढ़ते हैं ना, तो आप साथ जो मोबाइल यूज करते हैं, उसकी वजह से आपका वो बैठने वाला टाइम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए आपका टाइम बचता नहीं है। तो उससे बेहतर है मोबाइल को किसी खूह में फेंक कर, वेल में, ठीक है, आप लोग उस टाइम को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। जो काम आप 2 घंटे में करते हैं, लिखवा लें मुझसे, वही काम 1-1.25 घंटे में हो जाएगा। अब जब आप मोबाइल लेस होकर होमवर्क करेंगे जाके, हर पर्चे को 3 पर्चे रखे हैं तो 4 घंटे टोटल, बस इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपका। उसके बाद आपके पास खुला टाइम है, आप क्रिकेट खेलें, आप दोस्तों के साथ गपशप लगाएं, आप वालिदैन को टाइम दें, घर वालों को टाइम दें, आप नमाज खाने का टाइम तो वैसे ही निकला होता है ना, ये पढ़ाई के टाइम में से भी आपको अच्छा टाइम मिल जाए, आप फ्रेश भी हो जाएं। तो मोबाइल से जान छुड़ा लें जितना जल्दी। कम से कम होमवर्क का टाइम जो घर पे बैठे ना, 4 घंटे के लिए मोबाइल ऑफ कर दिया करें। ठीक है, 4 घंटे मोबाइल ऑफ करके फ्लाइट मोड पे लगा लें या जो भी करें, आपने उसको यूज नहीं करना है और 4 घंटे होमवर्क करना है। बाकी का टाइम आपको स्पेयर हो जाएगा, आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, आप फ्रेश रह सकते हैं। ठीक है, ओके, हॉस्टल वाले लूडो खेलो, ताश खेलो, जो भी कर दे हो, पर पहले होमवर्क मोबाइल लेस होकर करो। ठीक है, ओके, 80 भी तो CC कभी पता है सब। ठीक है जी, इसका मतलब ये, उसका मतलब वो, ये कल वाला सवाल है जितना आप लोगों ने कर लिया था। ठीक है, सवाल क्या था 2003 में, वापस आ जाएंगे, IAS 8 शुरू हो गया दोबारा, 20 मिनट रह गए। 7 वाले क्यों जगाएं, खुद जागे जी। ये इसी ऊपर करवा दें, उतार के सीलिंग के अंदर लगवा दें, ऊपर करवा दें यार, और इसको ना 24 पे भी करवा दें, 23 पे। ठीक है, ये भी 23 पे और वो। अच्छा ये सुने, इनमें से एक बंद भी करवा दें। अच्छा सुने यार प्लीज, 2003 में बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड बदला और उसने कहा आपने अब बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया करना है। कंपनी प्रीवियसली एक्सपेंस आउट कर रही थी, उसने कहा हम कैपिटलाइज करेंगे। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट करते आए थे, हमने कहा अब इसको कैपिटलाइज करना है। ओरिजिनल रॉन्ग, बोर्ड की परली साइड पे लिखा था कि वो करते आए हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जिसको अब हम रॉन्ग कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं करना है प्लांट डेबिट। प्लांट रिलेटेड था ना, प्लांट डेबिट या PPE डेबिट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि नाम सवाल में प्लांट लिखा हुआ था, हमने प्लांट यूज कर लिया, जो सवाल में नाम लिखा होगा। तो प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट करना है, वो करते रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। सही करना है तो एंट्री होगी प्लांट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, 3 साल में। तो ये हमने बेसिक वर्किंग की थी, और आपने नोट किया था कि ये वर्किंग ही थी जिसने सवाल को पैरों पे खड़ा किया। ठीक है, ये वर्किंग ही थी जिससे इनकम स्टेटमेंट बनी, ये वर्किंग ही थी जिससे चेंज इन इक्विटी बनी, ये वर्किंग ही थी जिससे बैलेंस शीट बनी थी, और ये वर्किंग ही है जिससे आज नोट बनेगा, और ये वर्किंग ही है जिससे जर्नल एंट्रीज होंगी जो आज नहीं करवाई हैं, वो आज वाले सवाल की, ये 1 की और क्वेश्चन बैंक 1 की कल इकट्ठी करवाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि वो जरा डिफरेंट चीज है, वो कल ही सीखें, आज नाम 100, और मैंने फिर क्वेश्चन बैंक 1 करवा दिया। ठीक है, तो इसको जरा रिवाइज करते हैं आप क्विकली। होना चाहिए था जो और हुआ जो, उसको छोड़ो, हमने यहां करेक्टिंग एंट्री कर ली कि प्लांट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट होना चाहिए 3 साल में, तीनों फिगर्स अलग अलग, 15, 17, 9। ठीक है, अब हमसे उसने कहा था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इक्विटी बनाओ, हमने कहा था तरतीब रखेंगे, पहले इनकम स्टेटमेंट, फिर चेंजेस इन इक्विटी, फिर बैलेंस शीट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से फिगर चेंज इन इक्विटी में यूज हो जाती है, चेंज इन इक्विटी की फिगर बैलेंस शीट में यूज हो जाती है, तो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सवाल से गलत प्रॉफिट्स उठाए थे,
एक बात तो भूल गया मैं, क्या इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2 साल की, चेंजेस इन इक्विटी बनेगी 2 साल की, और बैलेंस शीट बनेगी 3 साल की। किसने कहा? स्टैंडर्ड ने। मैंने नहीं कहा, कल भी बताया था। ये किसने कहा है? स्टैंडर्ड ने। किसने कहा है? IAS 8 ने। ठीक है, अच्छा अब 2002 और 3 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। गलत प्रॉफिट उठाए, 2 की गलती 2 में सही, 3 की गलती 3 में सही। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, ये नहीं कि इसको भी रिस्टार्ट कर रहे हो अगली दफा। ओके, तो एक्सपेंस 2 में 17 से कम हुआ, एक्सपेंस से कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया। 2003 में एक्सपेंस 9 से कम हुआ, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया, सही प्रॉफिट्स ये आ गए। डन। उसके बाद चेंज इन इक्विटी की तरफ आए, 2 का प्रॉफिट 2 की चेंज इन इक्विटी में, 3 का प्रॉफिट 3 की चेंज इन इक्विटी में। लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि हमारे 2 की गलतियां तो 2 में सही हो गई थी, 3 की गलतियां 3 में सही, लेकिन सवाल में इससे पहले सालों की भी गलतियां थी, और 4 तो भी आया नहीं ना, इससे पीछे की बात ही हो सकती है। तो हमने 3 की गलती कहां सही कर दी? 3 के प्रॉफिट में करके वहां आए हैं, लेकिन 3 के प्रॉफिट में सही की। 2 की गलती कहां सही कर दी? 2 के प्रॉफिट में। इससे पहले जितने भी साल होंगे उनकी गलतियों को सही करना है तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स को एडजस्ट करेंगे। यानी अगर 2 साल की जो 2 हमारे 2 रेलेवेंट साल हैं, 3 और 2, इससे पीछे भी अगर कोई मसला है तो उस मसले को सही करने के लिए ओपनिंग बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग्स का है तो ओपनिंग 2 बार आएगा और एक लाइन सिर्फ ऐड करेंगे, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। अब इसमें जितने मर्जी साल हैं उनको नेट करके एक ही बार शो करना है। किसी साल में एक्सपेंस बढ़ा, किसी में कम हुआ, किसी में बढ़ा, किसी में कम हुआ, फिगर्स नेट करके एक ही फिगर प्लस या माइनस की यहां पर आया करेगी। ये IAS 8 की एप्लीकेशन है जो स्टेटमेंट इक्विटी के अभी मैं थ्योरी में पढ़ा के आ रहा हूं। क्या IAS 8 अप्लाई होता है? यही तो अप्लाई हुआ। हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक पढ़ा था, कभी ओपनिंग 2 दफा आया था? नहीं आया था ना। ये आज कल IAS 8 शुरू किया तो देखो यहां से आगे चेंज इन इक्विटी होती थी जो हम पढ़ के आए। किस वजह से आया? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसकी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर रहे हैं, पिछले सालों को भी सही करते आ रहे हैं। तो ये IAS 8 लगा है, ये भी IAS 8 लगा है और ये भी IAS 8 लगा है, क्योंकि ये फिगर भी और ये फिगर भी और ये फिगर भी हमने बदली है। ठीक है ना? ओके, हाँ ये बदल कर नहीं लिखा क्योंकि ये अभी हमारे पास ही पड़ा। डन हो गया। ठीक है, तो 3 की गलती 3 में सही, 2 की गलती 2 में सही। उससे पहले एक ही साल है तो क्या है? एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ते हैं और प्रॉफिट का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट मैं यहां पे एड लेस नहीं लिखता। उसकी वजह यह है कि मल्टीपल, ये तो आसान सवाल है ना, मुश्किल सवाल, मल्टीपल चीजें भी आ सकती हैं। 2-3 कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस कम हो गया, इनकम 4-5 चीजें आ गई मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पे उसी वक्त पता चलेगा ना जब एडजस्टमेंट हो जाएंगी, प्लस माइनस करके, प्लस वाला है तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, माइनस वाला है तो नेगेटिव। क्या लिखना है यहाँ? प्लस माइनस, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब खुद देख लो, हमारे पास सिर्फ एक साल है पीछे, एक का, और उसमें सिर्फ एक इंपैक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस पे कि एक्सपेंस 15 से कम हुआ है। एक्सपेंस से कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ती हैं, तो पॉजिटिव साइन के साथ 15 लिख दिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट चेंज इन इक्विटी का, स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ये सवाल हर दफा ओपन होगा, इसलिए मैं नोट इसका यही बना रहा हूं। ठीक है ना? वैसे तो नोट उधर बनाना था, लेकिन नोट यहां पे इसलिए बना रहा हूं, एक तो सारा सवाल यहां नोट हुआ था, प्लस ये हर सवाल के साथ ओपन हुआ करेगा। ठीक है ना? अब स्टार्टिंग पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का क्या था? रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये 955 था। बोलो नहीं, ये 500 था। नहीं, ये 120। अब मतलब हम बना रहे हैं 3 और 2 की चेंज इन इक्विटी, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स कहां से शुरू कर रहे हैं उठाना? 1 की क्लोजिंग जो 2 की ओपनिंग बनती है। ये 120 स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा। बड़ी अहम बात है ये, क्योंकि अगले ही सवाल में जो आज होमवर्क होना है ये मिसिंग होनी है, ये निकालनी पड़नी है। ठीक है, क्योंकि सवाल तो इसी से शुरू करना है, चेंज इन इक्विटी यहीं से बनना शुरू होती है। ओके, तो 120 हमारा चेंज इन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट था जी। तो ये देखो, चेंजेस इन इक्विटी ओपनिंग बैलेंस यकम जनवरी 2 पर 120, फिर इसमें 1 की एडजस्टमेंट की, ये 135, उसके बाद 2 का सही प्रॉफिट उठाकर लिखा, ये भी रिस्टेट हो गया, ये भी रिस्टेटेड प्रॉफिट उठाकर रखा और ये फिगर रिस्टेटेड आई। ठीक है, फिर 2003 का सही प्रॉफिट उठाकर यहां लिखा और ये क्लोजिंग आ गया। ठीक है, अब हम गए बैलेंस शीट बनाने, तो बैलेंस शीट के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स रिक्वायरमेंट सी से एज इट इज उठकर आ गए। ठीक है, ये कल वाली रिवीजन चल रही है अभी तक। ठीक है, 135 2001 में, लेकिन रीस्टेट होगी ये फिगर। बताते हैं, अभी आज नोट बनाएंगे, सब क्लियर होगा कि वो जो जूते पहन के निकल रहा था और बानों ने रोका था, तो वो सारी तफसील उसको लिख के बताएंगे कि भाई इधर मत आओ हमारे दफ्तर, सब बताते हैं कि क्या क्या बदला है और क्या इंपैक्ट है उसके। ठीक है, 2002 के एंड की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 532, ये भी रीस्टेटेड है। 2003 की 900, तो ये एज इट इज फिगर्स यहां से मिल गए।
ठीक है, नंबर 1 ये बनाया था, नंबर 2 ये बनाया था, कल नंबरिंग भी की थी, नंबर 3, ठीक है। और प्लांट मैनुअली सही करना पड़ा, कोई वर्किंग नहीं की हुई थी, तो प्लांट में हमने क्या किया, सबसे पहले गलत फिगर्स बैलेंस शीट से उठाए, ठीक है। और जो बात आपको कल समझ आ गई थी क्या, ठीक है, 2001 की बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो 2001 में प्लांट 15 से बढ़ा, ठीक है। तो 2002 और 3 में इसका इंपैक्ट फौरन डाल दो, क्यों, क्योंकि हमारे क्लोजिंग से उसने ओपनिंग नहीं बनाया, उसने अपने वाले क्लोजिंग से अगले साल का ओपनिंग बनाकर काम किया होगा, तो वो ये जो 15 के इंपैक्ट हम डाल रहे हैं उसके अगले सालों में ये नहीं डल जाता। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, तो उसमें सिर्फ एक साल, जिस साल में खड़े हो उस साल को देख रहे हो, 3 में खड़े हैं 3 को देख रहे हैं, 2 में खड़े हैं 2 को देख रहे हैं। पर बैलेंस शीट में अगर 1 में खड़े हैं तो 1 इस पहले तो है नहीं ना, 1 को देखा, जब 2 में खड़े होंगे तो 1 और 2, जैसे बैलेंस शीट ऐड ऑन होती है, और 3 में खड़े होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं 1 2 3, ठीक है जी। तो ये हमने बनाया था, ठीक है। तरतीब क्या बताई थी, 1 की गलती सही किया ना, 1 में 15 ऐड किया है तो 2 और 3 में फौरन लिख दो, उसके बाद आगे बढ़ो। 2 की गलती अब 1 में तो नहीं आ सकती, इसको क्लोज करो। 2 में 17 से प्लांट बढ़ा और आगे भी लिख दो, इसको क्लोज कर दो। 3 में आओ, 3 में ये पहले से आए होंगे, +9 करो और ये फिगर्स आ गए, ये दोनों रीस्टेटेड है, ये तो हम पहली बार, ठीक है। ये काम हमने कर लिया, ठीक है। अब ये जो आपने रीस्टेटेड लिखा है, क्या ये रीस्टेटेड इस इनकम स्टेटमेंट की हर आइटम को रीस्टेट कर देगा? सेल भी बदलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी, सेलिंग एक्सपेंस भी, एडमिन एक्सपेंस भी, सब कुछ बदल जाएगा, या सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस बदलेगा और प्रॉफिट बदलेगा? यूजर को बताएंगे, ठीक है। रीस्टेटेड लिख दिया, क्या शेयर कैपिटल भी बदल रहा है, शेयर प्रीमियम भी बदल रहा है, क्या लायबिलिटीज बदल रही हैं, क्या सारे एसेट्स बदल गए हैं? नहीं, सिर्फ प्लांट में चेंज आई है और रिटेन अर्निंग में चेंज आई है, अभी यूजर को बताना है, ठीक है ना। तो ये जो रीस्टेट ऊपर लिखते हैं इसके लिए नोट बनाते हैं, ठीक है। उस नोट की हेडिंग होगी, क्या किया है, हुआ क्या था, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई थी, तो इसका जो नोट बनेगा उसको कहा जाता है चेंज इन पॉलिसी। नोट का नाम क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन पॉलिसी। तो ये हेडिंग दे, कंपनी नेम, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003, ठीक है। और नोट का कोई नंबर भी बता दें। डिपेंडेंट बच्चों ने लिखा 9, इंडिपेंडेंट बच्चों ने कहा था 9, ओके। अच्छा यार 9 ही कर लो जी, मुझे मिटा के लिखना पड़ेगा, उस्ताद को तकलीफ देना चाहोगे हैं? चेंज इन पॉलिसी तुम 5 लिख लेना। अच्छा लिख लो जल्दी से, क्योंकि अगली अंग्रेजी आपने लिखनी है, अगली सवाल से लिखनी है, पर आपने लिखनी है, मैंने जस्ट बोलनी है। पिछली क्लास में लिखी थी, उसको छुपाया हुआ है, अभी आप लिख लोगे तो मैं ऐसे करके रब करूंगा और सब कुछ सामने आ जाएगा जो अभी आपको डिक्टेट करवाना है, ठीक है जी। अब भाई यूजर को बताएं चेंज इन पॉलिसी क्या हुआ है, सवाल में से ही डाटा उठाएंगे, कोशिश करेंगे जरा कम लिखें, लेकिन आज जरा ज्यादा लिखा गया, कोई बात नहीं, लिखो ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ऐसे यहां से लिखो, ड्यूरिंग द ईयर 9.1 नहीं, 9.1 नहीं, बस नीचे अंग्रेजी लिखना शुरू करो यार। ड्यूरिंग द ईयर लिखना हो, बाद में 9.1 लिख देंगे, फिलहाल छोड़ो। ड्यूरिंग द ईयर, सवाल सामने रखता हूं मैं, अ रिवाइज्ड IFRS ऑन बोरिंग कॉस्ट वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग द ईयर, अ रिवाइज्ड, ये सवाल सामने मेरे यहां से देख रहा हूं, सब लिखें प्लीज। ड्यूरिंग द ईयर अ रिवाइज्ड IFRS ऑन बोरिंग कॉस्ट वाज पब्लिश्ड which required that, सवाल में से उठा रहा हूं, खुद से कुछ नहीं लिख रहा, which required that all borrowing costs be capitalized to related asset, full stop, which required that all borrowing costs be capitalized to the related asset। तरस भी आ रहा है तुम लोगों के खड़े होने पर, लेकिन क्या करूं, तुम लोगों का फ्यूटिव रे भी सामने आ जाता है। अब मेरे सामने ऑप्शन है, तुम लोगों के हाल को देखते हुए बिठा दूं या मुस्तकबिल को देखते हुए खड़ा रखूं, ऑप्शन तुम लोगों के पास है, तुम लोग चुप करो, उनसे पूछो। तो हाल को देख के बिठा दूं या मुस्तकबिल देखते हुए खड़ा रखूं? ये हफ्ता पूरा खड़ा रहना है और छुट्टी ना करना प्लीज, वरना दुख पे दुख आ जाएगा। मुझे यूं लगेगा मैंने सजा दी और वो अगले दिन आए नहीं, फिर तो मैं खुद को माफ ही ना कर सकूं कभी। इमोशनल कर रहा हूं कि आए भी सही, खड़ा तो मैंने रखना है इनको। अच्छा कहां थे हम? which required that all borrowing costs be capitalized to the related asset, full stop।
अब आगे लिखो, कंटिन्यू करो इसको, नया पैरा नहीं लिखना, कंटिन्यू करो। द एंटिटी हैड प्रीवियसली बीन एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट, सवाल में से उठाया, द एंटिटी हैड प्रीवियसली बीन एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट, एज पीरियड कॉस्ट ना लिखना, बस वो नहीं लिखना, ठीक है ना जी। द कंपनी हैड प्रीवियसली बीन एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट but now chooses to capitalize borrowing cost, but now chooses to capitalize the borrowing costs from earliest date possible, full stop, from earliest date possible। ये ज्यादा लंबी बात होगी, इतनी लंबी लिखते नहीं है, लेकिन आज पहला दिन था तो इसलिए ज्यादा लंबी बात लिखवा दी। ओके, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वो फिर किसी को बता दूंगा। अर्लीस्ट से ही कर रहे हैं, अर्लीस्ट मतलब पास की, अर्लीस्ट जी। अच्छा, ये छोटी सी लाइन भी लिख सकते थे, ड्यूरिंग 2003 रिवाइज IFRS वाज पब्लिश्ड which required company to capitalize borrowing costs and company decided to change the policy। थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, लेकिन आज पहला दिन था, जरा सारी अंग्रेजी लिखी कि ऐसे अब सवाल से उठा लो, ठीक है, डन। अच्छा, अब ये तो है सवाल से उठाई हुई लाइन, अब एक लाइन आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे। देखें, आपकी इस अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने से बहुत कुछ बदल गया, प्लांट बदला, इंटरेस्ट एक्सपेंस बदला, प्रॉफिट बदला, रिटेन्ड अर्निंग्स बदले, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीज बदली है, ये यूजर को बताना है। ये नहीं कि सारी 2002 रीस्टेट हो गई है, सारी 2003 रीस्टेट हो गई है, सिर्फ चंद एक आइटम्स जो हमने हिट किए हैं वही रीस्टेट हुए ना, ठीक है। तो अब आपने एक लाइन अपनी तरफ से ऐड करनी है, ये देखो ऐसे, और चल ये वाला चल रहा है, ठहर जाओ, स्ट्रोक नहीं है ना, स्ट्रोक, जी यही आपको लिखवाया है मैंने। ड्यूरिंग 3 रिवाइज IFRS ऑन बोरिंग कॉस्ट पब्लिश दैट रिवाइज ब्ला 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 प्रीवियस पॉसिबल, यहां तक लिखा हुआ है। अब आगे ये लाइन आपने ऐड करनी है खुद से, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, ये नई लाइन लिखना है ना, नया पैरा, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ, FS ना लिखना, मारूंगा मैंने, देख लिया किसी को तो, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलो। The effect of this change on relevant line items of financial statements is as follows। ठीक है जी, डन। चलो अब बॉल पॉइंट साइड पे रख दो जी। दो चीजें हिट हुई हैं, इस लग गया पता, आपने साइड पे रख लिया, दो चीजें हिट हुई हैं। चलो भाई 5 मिनट और छोड़े, बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन कल रोल नंबर नोटेड है, कल फिर खड़े होना है, खुद आगे खड़े हो जाना अच्छे बच्चों की तरह, बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। अभी पूरे 25 मिनट पड़े हैं कि तुम लोगों की क्लास के ज्यादा पेपर्स देने की वजह से तुम लोगों पे तरस आया मुझे, इनके लिए भी दुआ करना जिन्होंने पेपर दिए और तुम लोग बच गए। जल्दी से सेटल हो, वो आ जा यार, बस कर दे, इतना गुस्सा कर गया, बैठ ही नहीं रहा यार, जल्दी आ जाओ यार, साथ साथ हो जाओ यार, कोई नहीं, मेहमान है बेचारे मस्कीन। ओके जी, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, जो हमने पॉलिसी चेंज किया है, ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, उसकी हेडिंग दूंगा मैं, इधर देखो, आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सॉरी, ठीक है जी, आइटम्स अफेक्टिंग इनकम स्टेटमेंट, नहीं आप यही लिखेंगे। अच्छा जी, जैसे आपको बताया उसूल कि इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की, बैलेंस शीट 3 साल की, तो यहां नोट के अंदर भी इनकम स्टेटमेंट 2 साल की प्रेजेंट करनी है और बैलेंस शीट 3 साल की, ठीक है। ओके सर, ये उसके साथ ही तो अटैच होकर जाएगा नोट, किसके साथ, बैलेंस शीट वगैरह, हाँ, तो जरा बन ले के क्या बता रहे हैं, जरा बन तो लेना, ठीक है। आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, उसकी में नजर आ रहा है, बताना नहीं है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्लांट जा रहा है, उसकी बैलेंस शीट जो घर पे पड़ी हुई है, उसमें जो प्लांट है उसमें नजर आ रहा है, तो बताना नहीं है, सबर तो कर ले जरा, छुरी थले साल है 2003 और 2002। जी प्यारे बच्चों, पागल खानों, इधर देखो, ओ यार क्या कर रहे हो तुम। अच्छा बच्चों इधर देखो,
मुझे ये बताओ कि पहली एंट्री में पहले 2002 को और देखो अगेन वापस किधर जा रहे हैं, वर्किंग वन पे। क्या मतलब, इनकम स्टेटमेंट भी इसी वर्किंग ने बनवाई, बैलेंस शीट भी इसी वर्किंग ने बनाई, चेंज इन इक्विटी भी इसी वर्किंग ने बनवाई, और अब नोट भी यही वर्किंग बनवा रही है। और जो जर्नल एंट्रीज हैं वो ये वाली नहीं है जो रिक्वायर्ड है, वो भी यही वर्किंग करवाएगी। तो इसका मतलब ये वो वर्किंग है जो रूह है हमारे सवाल की, ये निकल जाए तो सवाल होना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर पूरा सवाल खड़ा होता है। ये इसके ऊपर, ये सवाल को पैरों पे खड़ा करने के लिए जरूरी वर्किंग है। ओके, तो अब इनकम स्टेटमेंट है तो एक की तो बन नहीं रही, 2 और 3 की है। और मुझे अब जरा गौर से देखकर बताओ इनकम स्टेटमेंट का कौन सा आइटम हिट हुआ है 2 में? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के ऊपर तो इसने इंपैक्ट डाला था मेरे बच्चों। बताना ये है कि वो कौन सा आइटम था जिसने प्रॉफिट को छेड़ा, यहां पे वो बताना है, वरना वो आ रहा है जूते पहन के सारा ताज। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। ओ ठीक है जी। तो यहां पर आया हम और हमने आकर लिखा इंटरेस्ट, पूरा लिखना है आपने तो इंटरेस्ट। अच्छा देखो जरा नोट कर लो, बाद में पहले समझ लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। 2002 में इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या हो रहा है? क्रेडिट, यानी कम। तो आपने यहां प्लस माइनस नहीं यूज करना, आपने यहां पर लिखना है डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितने से? 17 से। ठीक है, अब प्लस माइनस कभी भी यूज नहीं करना। और अगर मिसाल के तौर पे 3 में इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो ये नहीं कि यहां नेगेटिव साइन, अगली लाइन में फिर लिखोगे इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल तो लकीली दोनों साल में एक ही इंपैक्ट दिखा रहा है, एक ही लाइन में काम चल जाएगा। 2003 के अंदर भी इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट, यानी कम, यानी डिक्रीज 9 से। ठीक है, ऊपर ऐसा लगता है साल लिखा हुआ है। ये तो इंपैक्ट है जो आइटम हिला हमारी चेंज इन पॉलिसी की वजह से। लेकिन एक चीज स्टैंडर्ड की फरमाइश भी है, वो यहां पर कहता है कि साथ में प्रॉफिट के बारे में भी बताओ। किसके बारे में? प्रॉफिट के बारे में भी बताओ। ठीक है, तो प्रॉफिट के बारे में देखने के लिए वर्किंग की तरफ नहीं जाना, ऊपर जितने आइटम्स होंगे ना, अभी 3-4 आया करेंगे सवाल में, एक थोड़ा ही होगा। तो हम देखोगे, हम देखोगे नहीं, हम देखेंगे, आप देखोगे कि कोई एक्सपेंस बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, तो प्रॉफिट पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखेंगे। जैसे ये एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम, इसके कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। 2-3 पड़े हो, कोई कम हो रहा है, कोई बढ़ रहा है, तो फिर प्लस माइनस करके देखेंगे नेट में क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो ये नोट के अंदर ही ऊपर पड़ा हुआ है एक एक्सपेंस जो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो एक्सपेंस के डिक्रीज होने से प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना जी? 17। कोई रश में नहीं था क्लास पिछली के अंदर, मैंने कहा आराम सुकून से नोट बनाएंगे। अगले सवाल की ना वर्किंग मैंने यहां कर ली ताकि कल वो क्वेश्चन वहां पे नोट करूं तो वर्किंग ऑलरेडी हुई पड़ी हो स्ट्रक्चर वाली। ठीक है, ले जी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 3 में आए, 3 में आए तो 3 में क्या देखते हैं? 3 में भी डिक्रीज ही है एक्सपेंस में, तो प्रॉफिट को क्या कर देगा? इंक्रीज। क्योंकि ऊपर आइटम ही बच्चों एक है, इसलिए आपको वही इंपैक्ट प्रॉफिट पे भी नजर आया। अब यूजर को क्या कह रहे हैं हम? यूजर को ये कह रहे हैं भाई देखो, तुमने जो हमने ऊपर रीस्टेट लिखा है ना, तुम परेशान ना हो, इससे पूरी 2002 की इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ 2 चीजें जो है वो चेंज हुई हैं, बाकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग सब सेम है। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बदला है, इतने से कम हुआ है, और दूसरा प्रॉफिट बदला है, इतने से बढ़ गया। अब उसको हमने पूरी बात बता दी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन कितने साल की बनानी है? स्टैंडर्ड ने कहा है 3 साल की। कौन कौन से? 3, 2 और 1। ठीक है, अब फिर आए अपनी वर्किंग के पास। हाँ भी वर्किंग, बैलेंस शीट आइटम कौन कौन से हैं? उसने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्लांट। ठीक है, प्लांट इज बैलेंस शीट आइटम। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइटम्स विच आर अफेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो प्लांट बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। तीनों साल में डेबिट है, डेबिट डेबिट डेबिट, तो प्लांट एसिड है, एसिड डेबिट होने का मतलब एसिड बढ़ गया। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्लांट है। ठीक है जी। 2001 में कितना इंक्रीज आया? बोलें 15 का। 2002 में 15 का सिर्फ 15 का नहीं,
एक छोटी सी वर्किंग फिर मैं अब कर लूँ, वर्किंग 1 हुई पड़ी है तो 2 कर लेता हूँ, ठीक है। वर्किंग 2 में यहाँ पर करके करता हूँ वर्किंग 2, ठीक है। इस वर्किंग 2 में मैं यूं करके दिखा दूंगा जी कि 2002 के अंदर प्लांट, माना कि 2002 के अंदर प्लांट 17 से बढ़ा है, लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए हमने 2001 और 2 दोनों को देखना है, तो 15 जमा 17 यहां पर दिखा दिया हमने, 2002 का 15 जमा 17, तो टोटल कितना बन गया 32, ठीक है। और 2003 के लिए बोले 15 जमा 17 जमा 9, ये 9, 2003 वाला 9 प्लांट डेबिट, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 41, ठीक हो गया जी। मुश्किल क्या आसान? आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत है। कितने बच्चों ने कल जाके जितना सवाल कराया था 3 दफा किया? अच्छा, बहुत कम है बच्चे। चलो इधर भी स्पेशल ऑफर इनकी वजह से, आज इनको थकाया मैंने। पूरा सवाल सिर्फ 2 दफा कर लेना, ठीक है। पूरा सवाल सिर्फ 2 दफा कर लेना, जिन्होंने इतना कर लिया था वो भी 2 दफा कर लेना, बहुत फायदा होगा। टॉपिक सारा तैयार हो जाएगा, फिर बस चेंज किया करेंगे इस सवाल में। आज ये एरर है, ये कर दो, आज बेस यही सवाल होगा, ठीक है इंशाल्लाह जी। उसके बाद अगली बात, स्टैंडर्ड की फरमाइश, ठीक है। यहां पे भी स्टैंडर्ड फरमाइश करता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट दिखा दो। अच्छा, अब रिटेन्ड अर्निंग्स पे इंपैक्ट देखना तो बड़े सुकून से हम प्रॉफिट की बेस पे चल सकते हैं। पहले साल 15 का चेंज था जो नजर नहीं आ रहा इनकम स्टेटमेंट में, फिर दूसरे साल 15 जमा 17, तीसरे साल 15 जमा 17 जमा 9, लेकिन ऐसे नहीं करना। रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए बजाहिर मुश्किल नजर आने वाली वर्किंग अभी कराऊंगा, लेकिन ये ऐसी वर्किंग है कि ये हर सिचुएशन में आपके चलेगी, कैसा भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी है, तो इसके लिए वर्किंग नंबर 3 मैं आपको करवाने लगा, ठीक है। और वर्किंग 3 में क्या करना है हमने, देखिएगा, इस इक्वेशन से वाकिफ हैं, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके मैं इसको अगर रीअरेंज कर लूं तो ये इक्विटी क्या बन जाएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। अब ये एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ये इक्वेशन यूज करके हम इस नोट के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स निकाला करेंगे। इक्विटी का मतलब हमारे पास चूंकि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है ना, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स का इंपैक्ट ही आ जाया करेगा, यानी कि इंपैक्ट जो भी इक्विटी में निकलेगा वो दरअसल रिटेन्ड अर्निंग्स का ही होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन लेकर आओ, ले आओ भाई, ले आओ, और 2001 पे आके अप्लाई करो जी। 2001 ये इक्वेशन अप्लाई करवाओ, 2001 इक्वेशन अप्लाई करवाओ। कौन सी इक्वेशन जी, ये वाली, इक्विटी होती है बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी। ने कहा ठीक है जी, बताओ जी क्या हुआ। हमने कहा 2001 में देखो इंक्रीज इन एसेट है, यानी एसेट बढ़ा है, प्लस 15, ऐसे ही है, बोलो प्लस 15। इक्विटी निकालनी है, कैसे निकल रही है जी, प्लस 15, और लायबिलिटीज क्या है, कोई नहीं नजर आ रही, -0 हो गया, तो इक्विटी क्या बन गई फिर, प्लस 15, यानी इंक्रीज बाय 15, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन लगाई है हमने, वो ऊपर जो नजर आ रही है, जो रेड कलर में मैं अभी लिख कर आ रहा हूं, ठीक है, ओके, सही है, ये तरीका होगा हमारा। अब बताओ मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या हुआ है, 15 का इंक्रीज है। वैसे तो इस सवाल में जबानी भी निकल सकता था, देखो 2001 के अंदर, 2001 में एक्सपेंस 15 से कम हुआ, एक्सपेंस से कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ती हैं, तो इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 15 से ही था, लेकिन हमने इस तरीके से निकाला क्योंकि ये हर जगह चलेगा। इस सवाल में तो दूसरा तरीका भी चल जाता, लेकिन हम पहले दिन ही वो तरीका सीखेंगे जो हर जगह चले, ठीक है। नेक्स्ट 2003 के लिए, 2 के लिए, सॉरी, यही वर्किंग दोबारा कर लेते हैं। 2002 के लिए जल्दी से बताएं जी। 2002 में इक्विटी प्लस एसेट बढ़ गए प्लस 32, और लायबिलिटीज वो तो बताई नहीं उन्होंने, ठीक है, मतलब कोई है ही नहीं सवाल में, तो जब नहीं है तो मतलब 0, तो माइनस क्या करोगे, और जब लायबिलिटी किसी सवाल में आ जाएगी तो माइनस की जगह वही फिगर, माइनस करके वही फिगर लिख दिया करोगे। तो इसका मतलब इक्विटी कितनी है जी, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स को इंपैक्ट कितना है, 32 का, 32 से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ गई। आपने वैसे मैनुअली चेक करना है तो ये सवाल हो जाएगा मैनुअली भी चेक। 15 की और 17 की टोटल चेंज है, प्रॉफिट बढ़ना है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स 17 जमा 15 से बढ़ गए, ठीक है। ऐसे ही ये काम आपको 2003 के लिए भी कर लेना है। इक्विटी बराबर होती है एसेट्स प्लस लायबिलिटी, में एसेट्स में प्लस 41 है, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो फिर
इक्विटी में सारे का सारा चेंज, और इक्विटी का मतलब हम जो चीज़ निकालते हैं वो रिटेन अर्निंग्स बन जाती है, हमारी रिटेन अर्निंग्स ही होती है। ठीक है, ओके जी, बताएं 41। और ये तीनों साल में रिटेन अर्निंग्स बढ़ रही है। तो किसी भी साल में अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम, वही चीज़ दूसरे साल में कम हो जाए तो अगली लाइन में अलग से लिख देते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इस सवाल में इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इन रिटेन। तो बच्चों ये आपके सवाल में नोट है जो कल रह गया था। रिक्वायरमेंट ई पेंडिंग है, इसकी पिक्चर ले लीजिए, ये नई चीज़ है। जिसने लिख लिया अच्छी बात। ओके, सब बच्चे सर एक बार ऐसे कर लें, आगे वाले 10 लाइनें अगली तो 10 से आ जाते नीचे कर लें, सब 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 चलें, डन, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और ये तो मेरे ख्याल में कल का नोटेड है, इसको कोई पिक्चर लेना ही नहीं पसंद करेगा। नहीं पसंद कर रहे हैं लोग, ठीक है जी, ठीक है। तो ये एक फुल फ्लैश सवाल है, लेकिन अभी जर्नल एंट्रीज इसमें रहती हैं, वो अब कल करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक 1 पे आना है, वंडर लिमिटेड पे। ये देखें जी, ये रिक्वायरमेंट पेंडिंग है जी बच्चों। तो इसमें ये क्या अर्ज कर रहा था कि ये 4 रिक्वायरमेंट्स हो गई हमारी और 5वीं पेंडिंग है। ठीक है, ये कल इंशाल्लाह करेंगे दोनों सवालों की इकट्ठी, ताकि फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फौरी तौर पे। आज मैं उसमें उलझाना नहीं चाह रहा, ऐसे ही एक डिफरेंट थोड़ी सी बात हो जाती है। क्वेश्चन बैंक 1 पे आए, ये जनाब कहीं जाकर आ रहा है आपके पेज नंबर 415 पे, पेज 415, वंडर लिमिटेड। रिक्वायरमेंट पढ़ें, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15। ठीक है जी, और फाइनेंशियल पोजीशन, कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंज इन इक्विटी और एरर करेक्शन नोट है। एरर करेक्शन है आज प्रायर ईयर की, उसका नोट है। साथ ही मैंने ऐड किया चेंज इन एस्टीमेट नोट भी बनाएंगे, वही जो पीपीई के सब नोट के तौर पे बनाया था, कि वही असल में इसका हिस्सा था इस टॉपिक का। और पास जर्नल एंट्रीज जो यहाँ पे लिखकर मैंने पेंडिंग कर दी है, ताकि इस सवाल की भी जर्नल एंट्रीज हम कल कर लें। ओके, अच्छा, अब ये सारे का सारा आपने ट्राई करना है इन होमवर्क, ठीक है ना, सारे का सारा इन होमवर्क ट्राई करना है। जो एंट्रीज हैं वो मैं करवा देता हूं अभी। ओके, शुरू करते हैं। पेज 415 है भाई, पहले बताया था। अच्छा जी, अब मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि यह काम ऐसे चलेगा, हर सवाल यहां कंपेयर होगा। खड़े कहां थे? 2003 में, प्रैक्टिस सेट 1 में खड़े कहां थे? 2003 में। तो इनकम स्टेटमेंट 2 और 3 की दी हुई थी, बैलेंस शीट 1, 2 और 3 की दी हुई थी। ऐसा ही है, इस सवाल में आए खड़े कहां हैं? 30 जून 15 पे। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट दोनों ही 14, 15 की दी हुई है। यानी कि कल वाले सवाल से जो चीज बदल गई वो है 2013। 30 जून ईयर एंड है ना, 30 जून 2013 की बैलेंस शीट इस सवाल में गिवन नहीं है, पिछले सवाल में ये गिवन थी। देखो, हर चीज को ऐसे कंपेयर करना है, हमने ऐसे नहीं कह रहा 3 दफा सवाल कराना, ठीक है। ये 30 जून 2015, ये 30 जून 2014, ठीक है, और ये 30 जून 2015, ये 30 जून 2014, ठीक है, ये लिख लिया करो। तो ये बैलेंस शीट 13 की गिवन नहीं है। साकिब को जरा बुला दें। अच्छा चलें, ठीक है, एक तो ये फर्क नजर आ गया। आगे वो कहता है वंडर लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्रिहेंसिव इनकम। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि ये ड्राफ्ट है, इस साल में खड़े हैं, ठीक है, और पिछले जो हैं वो अनऑडिटेड कह लें, लेकिन ड्राफ्ट और ऑडिट जरा दूर दूर से फर्क नजर आता है ना, इसलिए ऐसे कर देता हूं मैं। और ये ऑडिटेड। सर से पूछो 5 मिनट 10, 11, 10 तक मिल सकते हैं, जो लीगल टाइम है, ठीक है। उनकी वैसे क्लास 11-15 पे लीगली शुरू होती है ना, लेकिन सर से पूछो 11:15 का पूछना, 10 तक दे देंगे, 11-10। ऑडिटेड इसकी भी हो सकती है। अच्छा, और ऑडिटेड जो कि गिवन नहीं है। ये कल वाले सवाल से कंपेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जी
following additional information has not been taken into account in preparation of above फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं उनमें ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन नहीं ली गई। ठीक हो गया? क्या? कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटिंग टू 20। यही रुक कर मुझे बताओ, रिपेयर है, रिपेयर इसकी एंट्री होती है रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट was erroneously debited to मशीनरी। तो ओरिजिनल रॉन्ग लिखना है, ओरिजिनल लिखोगे मशीनरी, ये रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना था, गलती से मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट हो गया। सही करने के लिए रिपेयर डेबिट मशीनरी क्रेडिट। जिसको नहीं समझ आई वो घर पे ओरिजिनल रॉन्ग करके देख लेगा। ठीक है, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला यही नहीं रुका, मसला ये है, ये गलती हुई है 1 अक्टूबर 13, यानी इधर देखो, ये अगर 1 जुलाई 12 से 30 जून 13 वाला साल, फिर 14, फिर 15, तो जो बात कर रहा है वो 1 अक्टूबर 13 की, वो कहाँ आएगा? वो यहाँ कहीं आएगा। ओए होए, यहाँ पर क्या हुआ? एरर। ठीक है, अब हम खड़े हैं 15 में भाई, 14 उनके पास ऑडिटेड पड़ा हुआ है, यूजर्स के पास, शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, यूजर्स के पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा चुकी हैं वो 14 की हैं। हम इस वक्त खड़े हैं 15 में। अगर ये गलती 15 में होती तो 15 में सही करते, चक्कर ही कौन था, उनको बताने की जरूरत नहीं थी। पर मसला क्या है, ये गलती 14 की साल की है और पकड़ी गई है 15 में, तभी तो ऊपर वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अभी तक न 14 में न 15 में उसको सही नहीं किया हुआ। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रायर ईयर एरर। और इसकी करेक्शन करनी हो तो 14 को भी सही करते हैं और 15 को भी, लेकिन वही वाली बात आ जाएगी, जब 14 को छेड़ेंगे तो रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा और घर पे आप नोट की ट्राई करेंगे जो मैं कल बनवाऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस एरर को सही कर लें जी। होना चाहिए था रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट, हो गया मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। मशीन को पीपीई कह दें क्योंकि यहां पे ना उन्होंने पीपीई लिखा हुआ है, तो मशीन पीपीई होती है। ठीक है, आसानी कर लें तो यूं बोलता हूं मैं, होना चाहिए था रिपेयर एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, गलती से हो गया, सॉरी मशीनरी पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट हो गया गलती से। सही करने के लिए क्या करो, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करो और पीपीई को क्रेडिट कर लो। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट है कितने से जी? 20 मिलियन से। लेकिन अब कल वाली मौजें नहीं है, डेप्रीशिएबल एसेट है भाई, तो डेप्रीसिएशन एसेट गड़बड़ हुआ तो डेप्शन भी गड़बड़ हो गई। ठीक है, वो कह रहा है एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 ईयर्स। ये गलती हुई है 1 अक्टूबर 13 पे। अब शॉर्टकट आपको बताया हुआ है बच्चों, अगर एसेट क्रेडिट यानी कम हो रहा है तो डेप्रीसिएशन को भी कम कर देंगे। ठीक है, एसेट कम हो तो डेप्रीसिएशन को भी कम कर देते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा जी। तो डेप्रीसिएशन बढ़ाने की एंट्री क्या है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, और कम करने की क्या होगी? अच्छा अब ये लिखो मत, प्लीज लिखो मत, एक मिनट रुको। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन इस टॉपिक में ना हम एक्यूमुलेटेड एक्शन को हिट नहीं करेंगे अनलेस कि उसने खुद दिया हुआ हो। जब पीपीई ही दिया हुआ है तो हम फिर एक्यूमुलेशन का डेबिट होना मतलब कम होना, दरअसल एसिड का बढ़ना नहीं होता। तो हम ये डेबिशन का इंपैक्ट भी डायरेक्ट किस पे डाल दिया करेंगे? पीपीई पे, ताकि हमें एंट्रीज को पोस्ट करने में आसानी रहे। सही है, तो है वही एंट्री। ओके, अब 20 मिलियन है, लाइफ है 10 साल, लेकिन 9 महीने भाई, 2 नहीं 9। 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 13 वाला और 30 जून 14 तक 6 महीने। ठीक है, ये है जनाब वर्किंग डेप्रीसिएशन की क्या फिगर आती है? 1.5। कोई मसला? ठीक है, एंट्रीज हो गई, बाद में तो आपको काम आता है। ये गलत प्रॉफिट उठाओगे, जो प्रॉफिट के इंपैक्ट है वो सही, फिर गलत फिगर्स बैलेंस शीट वाली, सही है ना? ठीक है, जो ट्राई करना है आपने, मैंने सारा सवाल ये कल करवाना है। ये वर्किंग ऐसे करके करीब कर देंगे और फिर वहां पे पूरा सवाल बोर्ड पे नोट करेंगे जैसे करते हैं, और एरर करेक्शन नोट भी, चेन एस्टिमेट नोट भी सब करेंगे इंशाल्लाह। कंपैरिजन में चल रहा होगा, ऐसे 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 कंट्रोल टैब करता रहूंगा, कैसे ये क्वेश्चन 1 में देखो ये था ये सारा चलेगा। ठीक है, अच्छा अगले साल ये रिपेयर वाली गलती फिर सही करेंगे, अगले साल ये रिपेयर वाली गलती फिर सही करेंगे ना। सारे ऐसे ऐसे लाने वालों कुछ होश करो, ये गलती दोबारा सही नहीं होनी। ठीक है, लेकिन डेप्रीसिएशन तो चूंकि चल रहा है, अब एसेट तो गलती है तो वो डेप्रिसिएशन की गलती चलती जाएगी, तो ये एंट्री अब दोबारा करेंगे, पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और इस बार आपको 20 डिवाइडेड बाय 10 करना है, कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना, तो 2 रुपए की डेप्रीसिएशन। बेटा 14 का एक्सपेंस कौन सा? डेप्रीसिएशन क्या सारी की सारी 14 के अंदर आ जाएगी? 20 का एसेट है, 20 में सारा डेप्सिट होगा, तो फिर एसेट कहाँ से? एक्सपेंस हुआ ना। 20 के साल में जो एसेट आता था वो अगले 10 साल उसकी लाइफ है, तो उसकी डेप्शन अगले 10 साल में नहीं जाती थी। तो ये भाई 15 का ही एक्सपेंस है जो 15 में लिखा है। सही है, क्या कर लिया तुझे? अच्छा, उसके बाद आखिरी बात,
इसका मतलब ये आज हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा प्रायर ईयर एरर। ये क्या है? प्रायर ईयर एरर, और उसकी हमने करेक्शन कर दी है। नेक्स्ट, ऑन यकम जुलाई 14 WL reviewed the estimated useful life of plant and revised it from 5 साल to, ये बेसिकली ना 5 साल, ये टोटल 5 साल से उसने टोटल 8 साल किया। ये बात समझ आती है? क्योंकि उसने क्या लिखा है यहाँ पे, ये ना लिखा हुआ रिमेनिंग लाइफ, उसने क्या लिखा है? रिवाइज किया है उसने एस्टिमेटेड लाइफ को फ्रॉम 5 to 8, तो टोटल लाइफ की मैंने रिमेनिंग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको? चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं, अगर याद हो तो। इसकी अकाउंटिंग आपको सिखाई हुई है। ये जिस साल में है बस उसी साल के अंदर इसको सही करना है। ठीक है, लेकिन अब एक मसला है, ये खरीदा था यकम जुलाई 13 पे एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। इधर देखो, यकम जुलाई 13 पर अगर हम इसको खरीदते हैं तो कितने का खरीदा? 70 का। तो इस साल में डेप्रीशिएट कितना होगा भाई? 70/5। ये लिखी है यूजफुल है 5, जो असल थी, पुरानी बात है। ठीक है, ये 30 जून, ये है यकम जुलाई, यहां नहीं लिखना, नीचे लिख सकते हैं। ये क्या है? 30 जून 2014। ठीक है, 30 जून 2014, जिसको यकम जुलाई 14 भी कहेंगे। ठीक है ना, तो इस दिन तक एक साल डेप्रीशिएट हुआ। कितनी डेप्रीसिएशन आई जी? 14। ये 14 डेप्रीशिएट होकर बुक वैल्यू कितनी बन गई? 56। ठीक है, अब ये 30 जून 14, जिसको हम यकम जुलाई 14 भी कह सकते हैं, इस दिन क्या हुआ? इस दिन एस्टीमेट में चेंज आ गया। ठीक है, अब एस्टीमेट में अगर चेंज आ जाए तो आपको सिखाया हुआ है कि आप बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट लेते हो और उसको डिवाइड करते हो रिमेनिंग लाइफ से। रेड कलर से वर्किंग में वैसे कर रहा हूं, देखो यहां पे हम कहते थे जी डेप्रीसिएशन अब 56 को डेप्रीशिएट करोगे और रिमेनिंग लाइफ पे करोगे। 8 साल टोटल लाइफ उसने कहा हो गई है, एक गुजर चुका है, तो रिमेनिंग 7। तो आंसर क्या आता है? ये डेप्रीसिएशन होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आती है? इसका मतलब डेप्रीसिएशन विद न्यू एस्टीमेट कितनी बनी? 56/7। 56 कैसे आया समझ आ रहा है? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज है और 7 रिमेनिंग लाइफ है, तो कितनी डेप्शन आ गई? 8। लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि डेप्रीसिएशन चार्ज ना की हो। ये पक्की बात होती है, इस साल में भी गलती हुई है। इस टॉपिक के अंदर कल बताऊंगा दोबारा। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर ये असम्पशन है कि इस साल में भी ये गलती हुई है। तो नजर भी आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि डेप्शन की एंट्री ना हुई हो? यानी इन्होंने डेप्शन तो इसको किया होगा, लेकिन ये बात यहां पर लिख दी कि ये चेंज इन एस्टीमेट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंट में नहीं लिया गया, यानी इसको देखा नहीं गया। इसका मतलब उन्होंने पुराने वाली डेप्शन ही चार्ज कर दी है। तो मतलब डेप्रीसिएशन विद ओल्ड एस्टीमेट वो चार्ज कर गए हैं। तो वो ओल्ड एस्टीमेट तो क्या था? 70/5 यानी कि 14। अब कितनी डेप्शन ज्यादा चार्ज हो गई? 6। उसको क्या करोगे? रिवर्स। ये एक्सेस डेप्रीसिएशन है, एक्सेस डेप्रीसिएशन है, एक्सेस डेप्रीसिएशन टू बी रिवर्स्ड है। ओके, तो ये रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने की एंट्री तो वही है ऊपर वाली ही, पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 6 रुपए से, और यहां पर वर्किंग 2 या 3 है, इसका रेफरेंस दे। अब ये सवाल हो गया, अब क्या करना है? 14 और 15 गलत प्रॉफिट सवाल से उठाने। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हुआ, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ा, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ा, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ा अगले साल के अंदर। फिर बैलेंस शीट में जाओगे तो इस तरह से एसेट्स को देख लोगे, लेकिन वो रीस्टार्ट करोगे। ट्राई करना है ना, मैंने तो सारा सवाल करवाना है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो क्या है? हमारी चेंजेस इन इक्विटी का, डोंट टेल मी कि तुम भी इधर ही आ गए हो। हमारी चेंजेस इन इक्विटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में स्टार्टिंग पॉइंट हमारे चेंजेस इन इक्विटी का क्या था? जल्दी से बताओ। 120। वो 120 काश याद रह जाए हमें ये बात। वो 120 जो 3 में खड़े हैं, ना 3 की रिटेन अर्निंग्स है ना 2 की है, बल्कि उससे पीछे वाले की क्लोजिंग अर्निंग्स हैं। यहां से सवाल शुरू हुआ था। अगर आप हमारे सवाल में देखें तो 15 में खड़े हैं और ना 15 ना 14 ये रिटेन अर्निंग्स चाहिए थी, ये सवाल में है मिसिंग। ठीक है, अब ये जो सवाल मिसिंग है ना, बच्चों को मैंने कहा खुद निकालनी है आपने। ये कैसे निकालोगे? ट्राई करना है, सब काम मैंने कल करवाने हैं। ये रिटेन अर्निंग्स आप बनाओगे 30 जून 14 वाले साल की। 30 जून 14 का क्लोजिंग तो अवेलेबल है ना, ये 108। इसको यहां लिखोगे, यहां पर यकम जुलाई 13 आना है, जो हमें चाहिए, जो मिल नहीं रहा। प्रॉफिट इसमें आएगा 14 वाला, लेकिन कौन सा? जो गलत वाला है।
हमने रिटेन अर्निंग वही निकालनी है जो उसकी होनी चाहिए थी, ठीक है, ये ट्राई करना है, ठीक है ना। यहां से इंशाल्लाह ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग निकलेगा, ये प्रॉफिट भी सवाल में मिल जाएगा, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ओपनिंग निकलेगा, उससे सवाल शुरू होगा। बाकी इसमें कोई आप जान नहीं है, आप नोट भी बेशक वैसा ही बना डालना, मैं चेंज करवा दूंगा जो चेंज करवाना हो, ठीक है। मैं सारी रिक्वायरमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आपकी वर्किंग है, इसको देखते हुए क्वेश्चन बैंक 1 को ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक 1 ट्राई करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 दफा करना है, स्टेटमेंट इक्विटी के सारे एमसीक्यूज करके आने हैं। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।